नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले नामकरण व काल विभाजन की चर्चा करेंगे और उसके पश्चात आदिकाल के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को क्या नाम दिया है, उसका क्या उपनाम है और उसका क्या समय है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने आदिकाल उसका नाम है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय में वीरता संबंधी रचनाएं लिखी गई थी और इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। इसके पश्चात आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है और उसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। इसके पश्चात उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं और जिसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। और अंत में आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है और जिसका समय है संवत 1900 से 1984 तक। यह जो काल विभाजन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया है। दरअसल हिंदी साहित्य में काल विभाजन को लेकर और नामकरण को लेकर आचार्यों में मतभेद रहा है। तो हम अन्य आचार्यों को भी जानेंगे कि अन्य आचार्यों ने किस प्रकार काल विभाजन किया है। तो देखिए, आदिकाल, जिसका समय 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना गया। भक्ति काल, जिसका समय 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना गया। रीतिकाल, जिसका समय 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। अंतिम है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय माना गया है 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल का सबसे पहले जो विभाजन हुआ है पुनर्जागरण, जिसको हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं, उसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है, उसका समय है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके पश्चात आता है छायावाद काल, जिसका समय 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद के पश्चात छायावादो उत्तर काल आता है, जिसमें प्रगतिवाद व प्रयोगवाद आता है। तो उसका समय है 1938 से 1953 ईस्वी तक। और इसके पश्चात नवलेखन काल आता है, जो है 1953 ईस्वी से अब तक। यानी अब हम 1953 से लेकर के और अभी भी नवलेखन काल चल रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए, चूंकि नाम तो है कि इस कवि का नाम तो है, उल्लेख तो किया गया है, परंतु उसकी कोई रचना नहीं है, इसलिए केवल शिव सिंह सेंगर ने ही ऐसा माना है कि ये हमारे पुष्य या पुंड हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। उसके पश्चात राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद
को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि 84 सिद्धों में से एक थे। तो यहां पर भी आप देखिए मतभेद है हमारे आचार्यों में कि एक ने पुष्य अर्थात पुंड को माना है, तो दूसरे ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब आदिकाल में इस प्रकार का साहित्य लिखा गया, अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं, देखिए। सबसे पहले कवि हैं स्वयंभू, जिनकी रचनाएं हैं पौन चरियु, जो कि अपूर्ण थी। रिट्ठनेमि चरियु, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू कवि की रचनाएं हैं। दूसरे कवि माने जाते हैं पुष्पदंत। ये पहले शैव थे। शैव किसे कहा जाता है? शिव को मानने वाले को शैव कहा जाता है, शिव की भक्ति करने वाले को शैव कहा जाता है। तो पुष्पदंत पहले शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के आग्रह पर जैन हो गए और इन्होंने अपभ्रंश साहित्य लिखा है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वह है महापुराण, नय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु। ये तीनों इनकी पुष्पदंत की रचनाएं हैं, जो बाद में जैन में परिवर्तित हो गए थे। तीसरे कवि हैं धनपाल, जिनकी रचना है भवि सयत्त कहा। इसके पश्चात मानते हैं अब्दुल रहमान को, जिनकी रचना है संदेश रासक, जो एक खंड काव्य है। इसके पश्चात कवि हैं जोइंदु, जिनकी दो रचनाएं हमारे सामने हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। अब दूसरे प्रकार का जो साहित्य आदिकाल में लिखा गया है वह है सिद्ध साहित्य। उसके प्रमुख कवि हैं सरहपा, जिन्होंने लिखा है दोहा कोश। दूसरे कवि हैं शबरपा, जिनकी रचना है चर्यापाद। डोंबिप्पा, जिनकी रचनाएं हैं डोंबी गीतिका और योगचर्या। इसके पश्चात नाथ साहित्य आया। तो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ सबदी, पद, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ये जो हैं ये इनकी गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ से क्या अभिप्राय है? देखिए, ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। तो हठ योग का उपदेश देने वाले गोरखनाथ थे, जो कि आदिकाल के नाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके पश्चात आता है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय में थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके पश्चात हैं नरपति नाल, जिन्होंने बीसल देव रासो, जो कि एक गेय काव्य है। गेय काव्य कहा जाता है जो गाने योग्य होता है, यानी जिसको गाया जा सकता है, ऐसा काव्य होता है। तो बीसल देव रासो गेय काव्य है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा प्रस्तुत की गई है। यानी इन दोनों के, राजमती और बीसल देव तृतीय के विवाह
उसके पश्चात उनका वियोग और पुनर्मिलन, इन सभी की कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसके पश्चात है जगनिक कवि, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। जगनिक के पश्चात है जज्जल। जज्जल ने हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना की थी। इन चारों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कवि भी हैं जो इनका समय आदिकाल यानी जो आदिकालीन कवि ही माने जाते हैं। उनमें सबसे पहले हैं भट्ट केदार। भट्ट केदार जिन्होंने जयचंद प्रकाश महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया है। दूसरे हैं मधुकर कवि, जिन्होंने जयमयंक जस चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तीसरे कवि हैं विद्यापति। विद्यापति ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली से ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं, यानी पदावली की रचना करने के पश्चात ही इनका नाम मैथिल कोकिल हुआ था। अन्य कवि हैं अमीर खुसरो, जिनके ग्रंथ हैं खालिक बारी, नजरान ए हिंद है। इन्होंने पहेलियां भी लिखी हैं और मुकरियां भी लिखी हैं, और अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भक्ति काल की चर्चा करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।